एक फीडबैक के, उसमें उसको क्या मिल रहा है? एक वीडियो मिल रही है जिसको वो एज अ टेस्टिमोनियल यूज कर सकता है अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपनी वेबसाइट पे, सब जगह पर, अपने एड कैंपेन में। ये राइट आपने उस प्लेटफॉर्म को दे दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। तो अब ये फेक एडवर्टाइजिंग नहीं है, रियल एडवर्टाइजिंग है। ध्यान से समझना दोनों में डिफरेंस। फेक एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि एक ब्रांड ने एक मॉडल को हायर किया और आकर के दिखा रहा है या दिखा रही है कि देखो ये यूज कर रहे हैं, सबको पता है सब नकली है। एक है रियल एडवर्टाइजिंग, रियल फीडबैक, रियल टेस्टिमोनियल। इसकी क्या वैल्यू है? जैसे मेरा अपना एक बिजनेस है, अगर सोचो मेरे एक्चुअल कस्टमर्स का फीडबैक मुझे मिल जाए और उसका राइट मिल जाए कि मैं अपनी वेबसाइट पे लगा सकूं वो टेस्टिमोनियल्स, वो वीडियोस, उनकी फोटोज, जो वो कह रहे हैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में, उसको कोटेशन में डाल करके उनके नाम के साथ, डिटेल के साथ मैं लिख सकूं, तो ये डेटा मिलने कितना इंपॉर्टेंट है। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो क्या इसके लिए ब्रांड 1000 रुपए एक फीडबैक का दे सकता है? नहीं दे सकता है, बड़े आराम से दे सकता है। और क्या वो एक फीडबैक लेगा या फिर कुछ फिल्टर्स लगाने के बाद में, मानो इस पर्टिकुलर मोबाइल के इस पर्टिकुलर सिटी में इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में मानो 1000 फीडबैक्स आ रहे हैं, तो क्या वो उन 1000 में से रैंडमली एक फीडबैक लेगा? क्योंकि वो देख नहीं सकता जब तक वो पे नहीं करेगा। या फिर वो 1000 के 1000 ले लेगा और उसके साथ में उसको डेटा माइनिंग भी मिलेगी, इन द सेंस कि उस 1000 का जैसे ही वो परचेज करेगा, उस 1000 के पूरे डेटा को वो इंटेलिजेंटली देख सकता है कि 1000 में से 600 लोग ये बोल रहे हैं, 200 लोग ये बोल रहे हैं, 100 लोग ये बोल रहे हैं, इन पैरामीटर्स के बेस पे, और इन 1000 के 1000 लोगों का उसको वीडियो मिल जाएगा। तो उसने कितना पे किया प्लेटफॉर्म को? 1000 इंटू 1000, 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए यानी कि 50% लोगों में बढ़ जाएगा जिन्होंने अपना फीडबैक दिया। यानी कि आपको एक फीडबैक का जो आपने दिया उसका आपको 500 रुपए मिला। अब कौन इसको डाउनलोड करेगा इन फीडबैक्स को? अब आपको यह पूछना है, ध्यान से सुनो। एक, जिस कंपनी के बारे में आप फीडबैक दे रहे हो वो तो करेगा ही करेगा, दूसरा उसका कॉम्पिटिटर करेगा। अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो किसका ज्यादा इंटरेस्ट होगा उस फीडबैक में? क्या उसका खुद का ब्रांड का या उसके कॉम्पिटिटर्स का? कि आप मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे, उसका क्यों खरीद रहे हो, देखो तो सही। तो सिर्फ वो नहीं खरीदेगा आपके फीडबैक को, सारे कॉम्पिटिटर्स खरीदेंगे, प्लस जो लोग उस मार्केट में एंटर करना चाहते हैं वो भी खरीदेंगे। जैसे कोई कॉस्मेटिक कंपनी है, अब इंडिया में कितनी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं? हजारों। तो ये हजारों कंपनीज के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझना कि ये जो लीडर है इस पर्टिकुलर फील्ड में, इसके प्रोडक्ट्स क्यों यूज हो रहे हैं। या फिर कोई ऐसी कंपनी जो कि इतना बड़ा ब्रांड नहीं है लेकिन उसकी टर्नओवर उस बड़ी कंपनी से भी ज्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उस बड़ी कंपनी को भी समझ आएगा, उस छोटी को भी आएगा, और जो कंपनी घुसने वाली है उनको भी आएगा, बाकी सबको भी आएगा। तो एक फीडबैक बहुत बार डाउनलोड हो सकता है। और आपके कितने फीडबैक्स हो सकते हैं? बहुत सारे। तो अगर महीने का, पेसिमिस्टिकली बात करूं, ऑप्टिमिस्टिकली ना करूं कि आपको लाखों रुपए आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बकवास ना करूं, मैं आपको ये कहूं महीने का ये सब करके आपको जो भी आप कमा रहे हो, मानो 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए कमा रहे हो, आपको महीने का 2-3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए भी आने लग जाता है। बुरा है क्या? तो क्या हम इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं? क्या हम ब्रांड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं? अब एज अ प्लेटफॉर्म मेरा क्या बेनिफिट है इसमें? सोचो, लगाओ दिमाग। क्योंकि 50% आपको दिया, जो पैसा आया उसमें से 50% किसके पास आया? प्लेटफॉर्म के पास में आया। प्लेटफॉर्म की कॉस्ट क्या है? लगाओ दिमाग। क्या मेरी कोई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में मेरे को थोड़ा बहुत एडवर्टाइज करना होगा, लेकिन जब वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा, यानी जब लोगों को थोड़ा पैसा भी आना शुरू होगा, तो बात जंगल में आग की तरह फैलेगी। यानी जिस दिन आपको 2000 रुपए का भी चेक आ गया, उस दिन ना तो आप रुकने वाले हो, ना आपके घर वाले रुकने वाले हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्योंकि पैसे से बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं है। जब पैसा आता है बैंक अकाउंट में, तो आपके पिताजी कहेंगे, बेटा ये कैसे आया? मैंने ना ऐसे ऐसे करके ये वीडियो बनाई थी, ये किया, ये तो मैं भी कर सकता हूं, ठीक है कर लेते। पैसा किसको नहीं चाहिए? ये हो गया कंज्यूमर के एंड से। अब प्लेटफॉर्म के एंड से देखते हैं क्या गेम बनता है। इस प्लेटफॉर्म में जो कॉस्ट आने वाली है वो वन टाइम आने वाली है। एक बार ये प्लेटफॉर्म बिल्ड हो गया तो उसके बाद में इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। ना तो हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है, ना बेचना है, ना कुछ शिप करना है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो जो जियोग्राफिकल बैरियर्स होते हैं वो टूट गए। यानी कि इसमें कोई भी इंसान किसी भी दुनिया के कोने से अपना फीडबैक अपलोड कर सकता है और कोई भी कंपनी कहीं से भी एक्सेस कर सकती है। तो राइट फ्रॉम डे वन वी कैन हैव द विजन टू कैप्चर द एंटायर ग्लोब। इसको बोलते हैं बड़ा बिजनेस।
ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की है। तो पूरे वर्ल्ड से इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी आ सकता है। जैसे आप लोग यूएस की कंपनीज है, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उन सबको इंडिया में यूज कर रहे हो ना, तो हमारी इंडियन कंपनी को क्या कोई यूएस में यूज नहीं कर सकता है? क्या हमारे पास में इंजीनियर्स की कमी है? अगर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहें जो वर्ल्ड क्लास हो, क्या हम नहीं कर सकते? क्या अभी ये जो प्लेटफॉर्म्स है इसको हम डेवलप नहीं कर रहे हैं? इनफैक्ट हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, हमारी जो टेक कंपनीज है इंडिया की सबसे बड़ी, वो यही तो कर रही है। तो वो क्या कर रही है? जॉब वर्क। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करने की जो वर्ल्ड क्लास हो, जो पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर सके। अगर सिर्फ इंडिया की बात करी जाए, सिर्फ बड़ी कंपनीज के बारे में बात करते हैं, 10,000 कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं और मिड साइज की कंपनीज हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, सिर्फ वो यूज करती है इस प्लेटफॉर्म को फेज 1 में। छोटी छोटी कंपनीज नहीं करती, वो कहती है हम 1,000 रुपए भी नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, तो मान करके चलते हैं जो टॉप 10,000 कंपनीज हैं वो सिर्फ महीने के 100 फीडबैक्स ऑन एन एवरेज डाउनलोड करती है। तो कितना हो गया एक महीने का? 10,000 इंटू 100 यानी कि 10 लाख इंटू 1,000 करोड़, यानी कितना हो गया? 100 करोड़ रुपए एक महीने का। साल का कितना हुआ? 1200 करोड़। 1200 करोड़ में से कितना बट गया पब्लिक में? 600 करोड़। उसमें से उस कंपनी का खर्चा कितना आया? जैसे आजकल जो स्टार्टअप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल ऐसा बनाते हैं कि 10 साल तक पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद में शायद जाकर के कहीं प्रॉफिट आता है। 10 साल तक लॉस है। मैं क्या बात कर रहा हूं, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो 2 से 3 साल में, मैक्सिमम 4 साल में प्रॉफिटेबल हो। क्योंकि जब 1200 करोड़ की टर्नओवर हुई तो 600 करोड़ तो बट गया, और जो हमारी कॉस्ट आई उस प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने की, सैलरीज की, इसकी उसकी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए, इसमें टेक चाहिए, तो 100 करोड़ वो निकाल दो, बचा कितना? 500 करोड़। अब एक ऐसा बिजनेस जिसका इतना बड़ा पोटेंशियल है, उसका पीई मल्टीपल क्या होगा? पीई मल्टीपल होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ऐसी कंपनी का पीई मल्टीपल होगा कम से कम भी 40 से 50। तो अगर 40 का पीई मल्टीपल है, 500 करोड़ को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन हो गई 20,000 करोड़। और ये इस कंपनी का एंड नहीं है, ये सिर्फ इस कंपनी का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बड़ी कब होगी? जब ये पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी, तब इसका असली जो पोटेंशियल है वो अनलॉक हो जाएगा। सर जो कस्टमर है वो एक दिन रिव्यू दे रहा है, 2 दिन रिव्यू दे रहा है, लगातार मतलब 1-2 महीने दे रहा है, फिर वो लगातार देता क्यों रहेगा अगर उसे लगातार पैसे नहीं मिले तो? ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने रेज किया। इसको बोलते हैं चिकन एंड एग प्रॉब्लम। मतलब ये कि जब तक लोग इस पे अपने फीडबैक्स अपलोड नहीं करेंगे तब तक बड़े ब्रांड्स नहीं आएंगे, जब तक ब्रांड्स आकर के पे नहीं करेंगे तब तक कंज्यूमर नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम हर मार्केट प्लेस फेस करती है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेस करता है, इनफैक्ट हर प्लेटफॉर्म फेस करता है। इन अदर वर्ड, जब तक यूट्यूब पे कंटेंट नहीं होगा कोई देखेगा नहीं, जब तक कोई देखेगा नहीं ऐड नहीं चलेगी, ऐड नहीं चलेगी तो क्रिएटर को पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो कब तक अपलोड करेगा। लेकिन अगर ये काम कंपनी तेजी से नहीं कर पाई तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे हमारे लिए ये काम करना बहुत आसान है, अगर मैं खुद ये बिजनेस करूं तो मेरे लिए तो बहुत आसान है। क्यों? मेरी कंज्यूमर रीच क्या है? अगर मैं बात करूं अपनी कंज्यूमर रीच की, तो मेरी कंज्यूमर रीच क्या है? नॉट 27 मिलियन, माई कंज्यूमर रीच इज मोर देन 50 मिलियन। क्योंकि अभी आपने सिर्फ यूट्यूब की बात करी, अगर आप पूरे सारे प्लेटफॉर्म्स को कंबाइन कर दो और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंबाइन कर दो, क्योंकि मेरा एक नेटवर्क है पूरा का पूरा, अगर मैं आज चाहूं तो सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं, जिसको कहूंगा वो इन्वाइट करने के लिए तैयार बैठा है मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पे, तो मेरी इनडायरेक्ट रीच अगर आप बात करोगे तो वो कम से कम भी नहीं तो 10 करोड़ है। मेरे ट्रस्ट के बेस पर कम से कम भी नहीं तो 10 लाख लोग आ जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, जो आकर के अपने फीडबैक्स डालने लग जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम, क्लाइंट्स कहां से आएंगे? इमेजेस बाजार में हमारे क्लाइंट्स कौन है? छोटे मोटे बिजनेसेस या फिर जो बड़े बिजनेसेस हैं और जो बड़ी एजेंसीज हैं। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया में, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, वो सब ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स हैं। तो हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। उनके साथ में ऑलरेडी हमारी एक रिलेशनशिप है। तो मुझे प्लेटफॉर्म बनाना है, आप लोगों को बताना है ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप कमा सकते हैं। इधर से उन एजेंसीज को बताना है जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स हैं, जिनके साथ ऑलरेडी हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कि देखो आपके बेनिफिट के लिए ये भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, और उसको हम प्रमोट कर देंगे अपने प्लेटफॉर्म से। तो वहां पे एक झटके में हमारे पास ब्रांड्स भी आ जाएंगे और कंज्यूमर्स भी आ जाएंगे। तो ये चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जो इंसान इसको करेगा, क्योंकि मैं तो नहीं करूंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, यानी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने में, वॉट एवर, मेरा इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिसका भी इंटरेस्ट है उसको दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। पहली, उसको बहुत सारे कंज्यूमर्स तक पहुंचना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है? उसको इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू पहुंचना पड़ेगा। प्लस
ब्रांड्स के लिए भी उसके पास में एक सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम होनी चाहिए जो कि उन ब्रांड्स को अप्रोच करे। और फेज 1 में सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स को टैप किया जाएगा, या फिर बेटर स्टिल सिर्फ एक कैटेगरी से शुरू किया जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था तो सिर्फ बुक से किया था, अमेजॉन ने जब किया था बुक से किया था, बाद में धीरे धीरे और भी प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। तो यहां पे क्या किया जा सकता है, सिर्फ स्मार्टफोन से शुरू किया जा सकता है। काम आसान हो गया। स्मार्टफोन के कितने ब्रांड्स हैं इंडिया में? 15, 20, 30। तो इन 30 कंपनीज को ही तो अप्रोच करना है। 30 कंपनीज को अप्रोच करने के लिए कितनी बड़ी मार्केटिंग टीम चाहिए? 2-3 लोग भी बहुत है। तो स्मार्टफोन से शुरू किया जाएगा इस बिजनेस मॉडल को, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड कर दिया जाएगा। तो इससे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो एक साथ अगर हम करोड़ों प्रोडक्ट्स निकाल देंगे तो हम फंस जाएंगे। तो फेज 1 में इसको सिर्फ एक कैटेगरी से शुरू किया जाएगा जहां पे इसकी सबसे ज्यादा नीड है। एंड स्मार्टफोन इज द बेस्ट कैटेगरी फॉर दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल, क्योंकि वहां पे कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। हर थोड़े दिन बाद कोई नया मॉडल आ रहा है। तो जब कोई नया मॉडल आएगा तो उनको दोबारा से फीडबैक चाहिएगा उस नए मॉडल का, उसके कॉम्पिटिटर्स को भी चाहिएगा। तो बिजनेस बहुत तेजी से घूमेगा। फिर बाद में धीरे धीरे जब कंज्यूमर्स आ गए और ये आ गए और एक साइकिल बन गई, तब और एक और कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। सर आपने जैसे अभी बोला कि हमें बड़ी बड़ी कंपनीज तक रीच करना है उसके लिए, लेकिन अभी तो हमने स्टार्ट किया, हम बड़ी बड़ी कंपनी तक रीच कैसे करेंगे? तो ये बिजनेस मॉडल आपके लिए नहीं है ना। मैंने कब कहा ये आपके लिए है? मैंने कब कहा ये सबके लिए है? अरे मैं बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी करने के बारे में। तो इसके लिए कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी कोई बहुत ही स्ट्रांग या तो एक्सपर्टीज हो, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, या उसके अंदर कुछ ऐसा हो कि कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स या कुछ एंजल इन्वेस्टर्स उसके ऊपर पैसा लगाने को तैयार हो। तब वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने के बारे में सोच सकता है, नहीं तो नहीं सोच सकता। तभी मैंने इस सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्मॉल बिजनेस एंड बिग बिजनेस। आप ये सोचो मैं अकेला ये बिजनेस खड़ा कर दूंगा, अरे ना भैया, इसमें शुरू में लगेंगे 5-10 करोड़ रुपए। तो 5-10 करोड़ रुपए लगाने के लिए भी होना चाहिए। जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कमी नहीं है हमारी कंट्री में। वो ऐसे ऐसे बिजनेसेस को फंड कर रही है जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, फिर भी उनको फंडिंग मिल रही है $500 मिलियन की, $1 बिलियन की। अरे तो ये बिजनेस तो क्लियर है, इसको फंडिंग नहीं मिलेगी क्या $10 मिलियन की? अगर फाउंडर्स तगड़े हो तो ये बिजनेस मॉडल हर एक के लिए है ही नहीं। इनफैक्ट हर काम हर एक के लिए नहीं होता है। जैसे बिजनेस हर एक के लिए नहीं होता है, जॉब हर एक के लिए नहीं होती है, ऐसे हर काम हर एक के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं और कुछ बहुत बड़े लेवल पे करने का दम भी रखते हैं। अगर आपके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है या वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप ये प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकें या इतने बड़े लेवल पे चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकें, तो प्लीज़ इस बिजनेस के बारे में मत सोचिएगा। तो जो पार्ट 1 में हमने बात करी थी स्मॉल बिजनेस के बारे में, दैट्स अ बेटर वे ऑफ स्टार्टिंग। और जरूरी नहीं है जो मैंने कहा वही करना है कि अब सारे 99 ज्वेल्स खोल करके बैठे हैं गली गली में। नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं, किस तरीके से कह रहा हूं। उस थॉट प्रोसेस को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से यू विल गेट दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट कि जिसके बेस पे जो आप करोगे देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी। अगर बिना सही थॉट प्रोसेस के, बिना ये क्लैरिटी के कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, आप कोई भी काम करोगे तो फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो समझना है तो ये मत समझो कि मैंने कुछ कहा बस उसको कॉपी करना है। ये समझो कि कैसे एक प्रॉब्लम को देखते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे चीजों को समझते हैं और फिर कैसे बड़ा सोचते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लाइफ में कुछ और अच्छा करोगे, कुछ बड़ा करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।